नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश किसमें कितना दम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिनों दिन तेजी पकड़ती जा रही हैं और सियासी दलों ने इस संग्राम के लिए बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। इसमें अंदरूनी नाप तौल समेत बाहरी गुणा भाग भी काफी हो चुका है। सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं, जहां सत्ताधारी समाजवादी पार्टी अगर पिता पुत्र के द्वंद्व में फंसी है, तो कांग्रेस इस द्वंद्व में पिता मुलायम पर भारी दिख रहे अखिलेश के सहारे की आस में है। रोचक स्थिति बीजेपी की है, जो दावे तो सबसे ज्यादा मजबूत होने के कर रही है, लेकिन न जाने कौन सा डर है कि आज तक पार्टी ने अपने चुनावी समर के योद्धाओं यानी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जरूर 400 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करके चुनावी बाजी पर बढ़त लेने की कोशिश की। उत्तराखंड की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की नेक टू नेक फाइट दिख रही है। हालांकि बीजेपी को वहां एंटी इनकम्बेंसी और प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई छवि का फायदा मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का उत्तराधिकारी कौन? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कवायद सभी सियासी दलों ने शुरू कर दी है। चुनावी समर में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करें तो सूबे की कुल 403 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। पहले फेज में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में 11 जिलों की 68 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। तीसरे फेज में 12 जिलों की 69 सीटों के लिए 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बात चौथे फेज की करें तो चौथे फेज में 12 जिलों की 53 सीट के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि पांचवें फेज में 11 जिलों की 52 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। छठे फेज की 49 सीटें 7 जिलों की हैं, जिन पर 4 मार्च को मतदान होगा और आखिरी यानी 7वें फेज में 7 जिलों की 40 सीटों के लिए 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि उत्तराखंड में एक फेज में 15 फरवरी को मतदान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता फिलहाल समाजवादी पार्टी के हाथ में है, जबकि बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो सपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जबकि बसपा ने 80 सीटें हासिल की थीं। बीजेपी और सहयोगी दलों ने 47 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो कांग्रेस केवल 28 सीटें जीत पाई थी। अन्य पार्टियों ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी ओर उत्तराखंड में होने वाले चुनावी समर में 70 सीटों पर एक ही फेज में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जहां अभी कांग्रेस सत्ता सुख भोग रही है। हालांकि यहां बीजेपी के साथ उसकी नेक टू नेक फाइट है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ सपा में जारी अंदरूनी घमासान का पटाक्षेप सोमवार को होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर चुनाव आयोग सोमवार को फैसला सुनाएगा। इसी फैसले पर समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों की रणनीति टिकी है। बात कांग्रेस की करें तो देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश से गठबंधन के सहारे की आस में है। वहीं बीजेपी और बीएसपी अकेले दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उधर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की करीबी टक्कर के बीच कई क्षेत्रीय दल भी चुनावी अखाड़े में मौजूद हैं, जिसके चलते देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किस सियासी दल को मतदाताओं का साथ मिलता है और चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए नीरज अंधोपिया की रिपोर्ट। चलिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रवि सक्सेना जी। रवि जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव सर, आपका स्वागत है। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे रतिभान त्रिपाठी, और साथ में दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ अरविंद खोखर। सबसे पहले अरविंद, आप ही के पास आना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने सस्पेंस बना रखा है, साइकिल होगी किसी की, नहीं होगी, ये तो खैर सोमवार तक पता लग सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन फिलहाल दिल्ली में मौसम क्या है, चुनावी मौसम? देखिए, दिल्ली में हालांकि जो पारा है वो लुढ़का हुआ है, लेकिन जो सियासी पारा है वो लगातार गर्म है।
चर्चाएं, जो गठबंधन की जो चर्चाएं हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, वो चर्चाएं लगातार बल पकड़ रही हैं। और सूत्रों तो यहाँ तक जानकारी बता रहे हैं कि जैसे ही चुनाव चिन्ह जो आयोग का जो फैसला आएगा साइकिल किसके पास रहनी है, उसके तुरंत बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश गुट है उनके बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। जानकारी यहाँ तक मिल रही, कांग्रेस को लगभग 95 सीट दी गई है और बाकी सीटों पर आरएलडी और अखिलेश गुट की जो है समाजवादी पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो चढ़ा हुआ है। भले ही जो मौसम ने जो दिल्ली में पिछले 2 दिन से काफी ठंड की है, लेकिन राजनीतिक पारा काफी गर्म है। चर्चाएं है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन करेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी का मतलब हमारे कहने का है कि जो अखिलेश गुट की जो समाजवादी पार्टी है। जहां तक आपने चुनाव आयोग की बात करी कि जो पिछले 4 घंटे की जो सुनवाई कल वहां पे चली, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि संभावना इस बात की जताई जा रही है कि चुनाव आयोग साइकिल चुनाव चिन्ह को जब्त करेगा। अच्छा, तो ये लेकिन अरविंद, जो अगर पहले बात कही गई थी कि अगर पूरा धड़ा या बड़ा धड़ा अखिलेश के साथ में, तो फिर चुनाव आयोग को दिक्कत कहां और क्यों हो सकती है? और अगर वाकई फ्रीज हो जाती है साइकिल, तो फिर क्या लगता है कि दोनों पिता पुत्र जो है अलग अलग चुनाव लड़ेंगे या फिर उसके बाद सरेंडर की स्थिति में आएंगे मुलायम सिंह? देखिए, ये बिल्कुल सामूहिक तौर पर ये बात साबित हो चुकी है कि ज्यादातर जो अखिलेश के साथ विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, वो अखिलेश के साथ हैं, एमएलसी वो अखिलेश के साथ हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो फैसला करेगा, वो जो सामने चीज दिखाई दे रही है उसको ना करके उसके सामने जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उन दस्तावेज की सत्यता जांच करने के बाद ही अपना फैसला देगा। चुनाव आयोग के सामने अखिलेश गुट ने के जरिए रामगोपाल यादव 3 लाख पेज का जो हलफनामा, जिनमें हलफनामे हैं, दस्तावेज हैं, समर्थन पत्र हैं, वो दिए गए हैं। चुनाव आयोग क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, तो चुनाव आयोग के लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि उस सभी पेजों की जो दस्तावेज जो उपलब्ध उनको कराए गए हैं उनकी सत्यता की जांच करें। और जब रामगोपाल यादव ने जो अपना तर्क पेश किया, उसके खिलाफ जब मुलायम सिंह यादव ने स्वयं उपस्थित होकर अपना तर्क पेश किया कि मैं अध्यक्ष मैं हूं और चुनाव चिन्ह पर दावा मेरा है, तो चुनाव आयोग की अब तक के चुनाव आयोग के सामने इस तरह के 2 मसले गए, तो दोनों मसलों में चुनाव आयोग ने अपने आप को कानूनी रूप पचड़ों से बचाने के लिए चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया था। जहां तक वो साइकिल के अलावा क्या उपलब्ध है, तो अब तक जो चर्चाएं चल रही हैं, मोटरसाइकिल जो चुनाव चिन्ह पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव ने मांगा है, तो चुनाव आयोग ने उसको मना कर दिया क्योंकि पहले से ही किसी उम्मीदवार को वो किसी एक छोटी पार्टी को अलॉट किया जा चुका है। तो ज्यादा संभावना इसकी चल रही है कि बरगद चुनाव चिन्ह जो चंद्रशेखर की, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पार्टी है, बरगद चुनाव चिन्ह पे जो है अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। और जो चरण सिंह जो अपने आप को जिनका अपने मानस पुत्र बताते हैं मुलायम सिंह यादव, उनका चुनाव चिन्ह था हल जोतता हुआ किसान। तो संभावना है कि अखिलेश गुट अगर चुनाव चिन्ह साइकिल जब्त होता है तो अखिलेश गुट जो है बरगद के पेड़ से चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव के मैदान में उतरेगा और मुलायम गुट जो है हल जोतते हुए किसान को लेकर के चुनाव मैदान में जाएगा। यानी अभी भी आपको पूरी संभावना लग रही है कि दोनों पिता पुत्र अलग अलग गुट बनाकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर कोई संभावना है अभी भी बाकी कि दोनों एक हो जाएंगे? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं, राजनीति में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होती। और ये भी आपको बात ध्यान रखनी होगी, कभी भी अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के खिलाफ कोई कड़वा बयान नहीं दिया है, ना ही मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ कोई कड़वा बयान नहीं दिया है। तो संभावनाएं तो अंतिम समय तक बरकरार रहेगी, लेकिन जो फिलहाल जो राजनीतिक वातावरण में उसको देखकर लगता नहीं है कि संभावना इस पर होगी। संभावना के बीच में जो सबसे बड़ी अड़चन है शिवपाल यादव और अमर सिंह है। मुलायम सिंह दोनों का पक्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अखिलेश यादव उनके साथ हम चर्चा करेंगे अरविंद आगे आपसे, लेकिन रवि जी हमारे साथ में, आप साथ में रहेगा अरविंद। रवि जी, कहाँ तो आपने उम्मीदवार तक घोषित कर दिया था सीएम पद के लिए, राहुल गांधी कब से खाट पंचायत में लग गए थे, लेकिन स्थिति आज क्या है कि साइकिल टूट गई, उस सपा की साइकिल के आप कैरियर पर बैठकर चुनावी वैतरणी पार करना चाहते थे, अब क्या बरगद की छांव में ही आसरा मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जैसा कि आपके ब्यूरो चीफ ने भी बताया, बहुत सारी चीजें हैं और यूपी जो है उसमें कांग्रेस का जिस तरह से हमारा आधार है, उसको देख के हमको वहां पर निर्णय लेना है। और निश्चित रूप से आज अगर अखिलेश के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो जो वोटों का जो डिवाइड होना है वो रुक जाएगा। और हमारा और अखिलेश का सबका एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है, और ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोकना है जो इस देश के अंदर फिरका परस्ती की राजनीति करते हैं, जो लोगों को लड़ाने की राजनीति करते हैं, जो डर की राजनीति करते हैं, और जो लोगों को अब देखा जाए तो लोगों को परेशान करने की राजनीति कर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से अगर ऐसे अगर दुश्मन को हराना है तो कहीं ना कहीं हमको जो एक विचारधारा के लोग हैं उनको एक साथ आके काम करना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस जब चुनावी मैदान में कूदी थी काफी पहले आपने तैयारियां शुरू कर दी। प्रशांत किशोर बड़ा नाम, उसके साथ आप यूपी में जा रहे थे दंगल लड़ने, फिर क्या हुआ? आपको क्या अपनी स्थिति का एहसास हो गया कि साहब हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते? 28 सीटें पिछली बार आई थी, कितना 4 गुना भी आ जाए तो भी आप 100 के पास पहुंचते, तो आपको क्या लग गया था कि हम चुनाव में अकेले नहीं जा सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात अभी भी आई नहीं है कि हम लोग अकेले नहीं लड़ेंगे या हम लोग अखिलेश जी के साथ लड़ेंगे या हम क्या निर्णय लेंगे। अच्छा। पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हम सर तैयारी है, एक लिस्ट पहले चरण की अभी तक जारी नहीं हुई, आपकी काहे की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी का मतलब ये नहीं है कि हमारी लिस्ट तैयार नहीं है। हमारी लिस्ट भी तैयार है, हमारा पोलिंग बूथ का एजेंट भी तैयार है, हमारी पूरी तैयारी है। पर मैंने आपको कहा कि जिस तरह से समय काल परिस्थिति को देखकर हमको चुनाव समर में जाना है, और हमने आपको कहा कि हमारा आज की डेट में सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि फिरका परस्त ताकतें जो हैं उनको रोकना है। जैसे बिहार में हमने रोका था महागठबंधन बनाकर, उसी तरह से हम यूपी में भी इनको रोकना चाहते हैं। और जब हम इनको रोकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी का हो। लिस्ट तैयार है रवि जी, ये बताइए कितने प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार हो गई आपकी? हमारी तो 432 पूरी के पूरे तैयार हैं। आप ये मत समझिए कि हमारे तैयार नहीं है। हमारे पूरे कैंडिडेट तैयार हैं। पोलिंग बूथ की हमारी पूरी तैयारियां हैं। अच्छा। पोलिंग बूथ के जो एजेंट बैठने वाले हैं उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार है। अच्छा। हमारी तैयारी पूरी है। पर मैंने आपको कहा कि समय काल परिस्थिति आज जो कह रही है कि फिरका परस्त ताकतों को राजनीति से दूर रखा जाए, सत्ता में आने से दूर रखा जाए, उसके लिए हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमांड कुछ निर्णय लेने की सोच रहा हो। चले श्रीवास्तव जी, ये स्थितियां हैं अभी भी, और जो हम सवाल पूछ रहे हैं कि किसमें कितना दम, लेकिन स्थिति ही साफ नहीं हो पा रही। अगर बहन जी को छोड़ दें जो पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, तो बाकी पार्टियों की स्थिति को देखकर तो वाकई अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ उनके दम के आगे। देखिए, दम तो पहले 4 राजनीतिक दलों को दिखाना था, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उससे ये लगता है कि अब कहीं न कहीं 2 भाग में बंटने की तैयारी है। मेरा ये मानना, अभी जैसे आपने बताया और हमारे ब्यूरो चीफ ने भी कहा और आप भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इसके साथ गठबंधन करेगी अखिलेश गुट के साथ। तो हमको लगता है कि अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की तैयारी है। अगर गठबंधन की राजनीति इस तरह से आती है तो सिर्फ 3 ही सियासी दल आमने सामने होंगे। अब इसमें किसका कितना दम, ये बात तय है कि मायावती जी अपना सूची जारी कर चुकी हैं काफ़ी कैंडिडेट्स की, और बाकी दल जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और इवन अखिलेश का गुट, अखिलेश ने उन सारे विधायकों की सूची जारी किया जिसमें कई विधायक लगभग 176 जो है कॉमन एमएलए हैं। तो वो तो लड़ेंगे ही चुनाव, जो उनके जीते हुए हैं। अगर वो अखिलेश गुट से आते हैं तो उससे लड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कमोबेश समाजवादी पार्टी की भी भूमिका लगभग तय है। अब गठबंधन के बाद रालोद या फिर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट के कितने कैंडिडेट होंगे देखना होगा। दम दिखाने वाली बात, क्योंकि दमखम के साथ समाजवादी पार्टी भी मैदान में थी या भी है, भी बसपा सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवर्तन रैली और तमाम चीज़ों के माध्यम से मैदान में है। तो मुख्य समस्या ये है कि अब कैंडिडेट्स कौन से होंगे। सोशल इंजीनियरिंग के सहारे मायावती जी ने अपने कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन कर दिया अभी। ठीक है, शायद उसको भी लोग वॉच कर रहे हैं। अभी कांग्रेस या जो भी रालोद या फिर जो सपा अखिलेश गुट के मिल के जो कैंडिडेट आएंगे, भाजपा उनको भी देख रही है। मुख्य समस्या क्या है, चेहरे की है। अब चेहरा कौन है? तो अभी एक ही चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है, वो मायावती का, जो सीएम कैंडिडेचर है और वो सामने है। दूसरा अखिलेश का चेहरा है। ना ही कांग्रेस में जो शीला दीक्षित थी, मेरे ख्याल में अभी चेहरा तो उनको नहीं मान सकते हैं, उन्होंने खुद अखिलेश का समर्थन करने की बात कर दिया है। तो भाजपा के पास कोई मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे
को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो जहाँ तक चेहरे का सवाल है, दम दिखाने का सवाल है, अभी तो दम सिर्फ एक ही में दिखता है, मायावती जी में, जो आमने सबके सामने खड़ी हैं। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि बहन जी की पार्टी को छोड़ दे तो बाकी पार्टियों का दम निकला हुआ है। फिलहाल दम लगाने की कोई स्थिति फिलहाल स्थिति तो यही है, फिलहाल तो अभी यही है। जी, अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, उत्तर प्रदेश की चुनावी तासीर को आप काफी करीब से देखते हैं। इस वक्त जो स्थिति है, हो सकता है शायद इसके पहले भी कभी किसी जमाने में रही हो, लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रत्याशियों को छोड़ दे, मतदाता भी क्या कंफ्यूज है, या उसने अभी से मानस पटल कुछ बनाना शुरू कर दिया है? विकास कार्यों की बात करें या मोदी जी की रैलियों की बात करें या जो गठबंधन बन रहा है उसको ध्यान में रखें, और जो बहन जी जो सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण की, मुस्लिमों को भी टिकट दिए, ब्राह्मणों को भी टिकट दिए, दलितों को, सबको दिए टिकट, तो इस रेस में अभी क्या लग रहा है? कुछ स्थिति साफ अभी से लगनी शुरू हो गई या फिर बहुत आखिरी चरण तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जो फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि हमारे मैनेजिंग एडिटर साहब ने कहा, उसको देखते हुए मायावती ने बढ़त जरूर बना लिया, क्योंकि जहां उन्होंने अपना राजनीतिक जो समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि दलितों से ज्यादा उन्होंने सीट मुस्लिमों को दी है, अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, चुनाव प्रचार में जुट गई है। वही कांग्रेस अब तक नहीं घोषित कर पाई है, बीजेपी अब तक घोषित नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी के अंदर जो उठापटक है उसको देखते हुए जो उनका जो कोर मतदाता है, जो उनका अपना मतदाता, जो खास करके मुस्लिम और जो यादव मतदाता है, उनके बीच में जरूर कंफ्यूजन है, क्योंकि एक जो बुजुर्ग जो यादव हैं वो मुलायम सिंह का याद छोड़ने के लिए साथ तैयार नहीं है, और जो यंग जो जनरेशन है यादवों की, वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कभी उनके बीच चर्चा की जाती है तो यादव समर्थकों में आंखों में आंसू आ जाता है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बाप के साथ जाए या बेटे के साथ जाए। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए कोई साफ साफ तस्वीर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी चुनाव में लगभग 1.5 महीना है, 11 फरवरी को पहला चरण का मतदान होगा। उसको देखते हुए कहा जाता है कि तब तक जो है मतदाता के सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगले हफ्ते जो है अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर भी काफी हद तक परिस्थिति साफ हो जाएगी। बीजेपी को भी अपने कैंडिडेट जो है पहले फेज के लिए जो है सोमवार तक हर हालत में घोषित करने ही पड़ेंगे। तो जो उनके जो अंदरूनी भीतरघात होंगे और जो विरोध होंगे, उनको देखते हुए जो कंफ्यूजन है मतदाताओं के बीच में और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन मतदाता समझदार है। मतदाता ने पिछले 3 जो चुनाव हुए हैं, पिछले जो लगभग 6 साल से जो उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि मतदाता शुरुआती चरण में भले ही कंफ्यूज दिखाई दे, लेकिन जब अपना नतीजा देता है तो एक तरफा देता है और निर्णायक देता है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो, और चाहे इससे पहले 2012 के उत्तर प्रदेश लखनऊ विधानसभा के चुनाव हो, उसमें भी मतदाताओं ने अपने निर्णायक बहुमत दिया था। तो फिलहाल जो परिस्थिति है उसको देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि मतदाताओं के बीच में जो खास करके जो किसी दल या चेहरे के प्रति समर्पित जो मतदाता है उनके बीच में जरूर कंफ्यूजन है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये कंफ्यूजन दूर होगा और मतदाता अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार जो है फैसला करेगा और उत्तर प्रदेश को एक स्थायी सरकार देगा। रवि जी, ऐसा ना हो कि साइकिल टूट फूट हो गई, पंचर हो गई और बरगद की भी छांव आपको ना मिले, या जिस तरह की स्थितियां हैं कि पिता पुत्री आमने सामने लड़ गए, तो आप तो भरोसे में रह जाएंगे। नहीं, देखिए दीपेश, मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ यूपी चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा भी राहुल जी ने जिस तरह से यात्राएं की, किसान का कर्जे माफी की बात की, प्रधानमंत्री से भी जाके वो मिले कि यूपी के किसानों का जो है वो कर्जा माफ किया जाए और बिजली का बिल हाफ किया जाए। तो ये सारी बातों को लेकर हम चले हैं और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है यूपी में, अगर इतिहास उठा के देखें। सर तो मैं यही आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जिस स्टेट में आपकी फुल मेजोरिटी की सरकार होती थी, आज आप छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को हो क्या रहा है? 125 साल पुरानी पार्टी आज कहीं पिछलग्गू बनकर चल रही है। आप सपा के कहने पर या वो जितनी सीटें देगी वहां पर अपनी मनमर्जी से अब चुनाव नहीं लड़ पा रहे सर, और अब फिर आप किस बात पर गर्व करते कि हम 125 साल पुरानी पार्टियां? नहीं, देखिए दीपेश, क्या होता है राजनीति में समय काल परिस्थितियां बदलती जाती हैं। आज यूपी का जो परिदृश्य है, निश्चित रूप से उसमें समाजवादी जो पार्टी है उसका वहां पे पड़ना भारी है, वहां पे समर्थन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक हुआ करता था वो वोट बैंक आज मायावती और समाजवादी के बीच में बंट गया है। तो जो कांग्रेस का वोट बैंक है, अगर आप देखें तो आज भी यूपी में कांग्रेस पार्टी का 19 से 22% का जो हमारा वोट बैंक है वो आज भी है।
पर क्या होता है कि जब वो 3 जगह डिवाइड हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी को सीटें कम मिलती हैं। तो हम उसी पर रोक लगाना चाहते हैं, जैसे हमने बिहार में किया। नहीं सर, तो अगर आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बनाएंगे तो ये स्थितियां तो फिर चिरंतन काल के लिए बन जाएंगी। नहीं देखिए, हमेशा कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, कभी अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे दीपेश जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर खड़ी हुई है, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम लोग काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ रवि जी, आपने मान लिया कि आपका वोट बैंक बढ़ गया, अरे तो आपको इस पर चिंता करनी चाहिए थी कि उसको कैसे इकट्ठा करें, कैसे वापस कांग्रेस की तरफ मोड़ें। लेकिन आपने तो ये मान लिया कि मैं सत्ता में रहना ये इन प्रकार, और इसलिए हम अब किसी के भी पीछे चलने को तैयार हैं। ये तो आप फिर आप सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। दीपेश जी, मैंने आपको कहा ये भी एक स्ट्रेटजी जो होती है उसका पार्ट है, क्योंकि अगर आज हम फिर ऐसी ताकतों को सत्ता दे देंगे यूपी की, या उनको आने का अवसर दे देंगे, तो निश्चित रूप से चाहे वो समाजवादी जो कि सेकुलर फोर्सेस हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी जो कि सेकुलर फोर्सेस हैं, चाहे मैं मायावती जी को भी कहता हूं कि वो भी सेकुलर फोर्सेस हैं, इनको अगर सत्ता से दूर करके फिर उसी तरह की सांप्रदायिक पार्टियां अगर सत्ता में आ गई, को आपने अछूत घोषित कर रखा है राजनीति, भारतीय राजनीति में उस पर कई पार्टियां, खैर आपका अपना मंतव्य है। लेकिन श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट आप ही से कि कांग्रेस भी वेट एंड वॉच में, बीजेपी वेट एंड वॉच में, सपा तो ठीक है अपना झगड़ा सुलझा के, कोई बड़ी बात नहीं कि पिता पुत्र कब गले में हाथ डाल के सामने आ जाए और सब ठीक हो जाए, हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाए। लेकिन क्या कांग्रेस इसमें फायदे में रहेगी, बीजेपी क्या फायदे में रहेगी, इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, यहाँ फायदे नुकसान की बात अभी नहीं है, ये तो चुनाव है और आने वाले दिन में किसको कितना फायदा मिलता है तो देखने वाली बात है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 18 लाख जो है महिला युवा मतदाता हैं, अच्छा, जो नए जुड़े हैं, और 20 लाख जो है यूथ जुड़े हुए हैं। तो ये लगभग 48 लाख, क्या 50 लाख जो नए मतदाता जुड़े हैं, ये भी एक अच्छा खासा प्रभाव छोड़ेंगे। और जब युवा मतदाता जुड़ता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई अपना चेहरा ढूंढता है, एक आइकॉन ढूंढता है, और कौन होगा ये भी ढूंढता है। अब अगर हम दूसरी तरफ जाएं, ये जो 50 लाख नए मतदाता हैं, ये पूरे वोट बैंक को प्रभावित करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं 2, 4, 5% कहीं कहीं जाएंगे। इस समय वर्तमान में जो यूथ आइकॉन अखिलेश यादव ही हैं सामने, बाकी पार्टियों में अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया। कांग्रेस तो खैर कोई विकल्प तैयार भी नहीं कर पाई। यूथ की जगह पर आपने एक ऐसा चेहरा ले आके सामने खड़ा किया जो मतलब शीला दीक्षित को, जिधर यूथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां तक इनकी स्ट्रेटजी का, कांग्रेस की स्ट्रेटजी का सवाल है, कांग्रेस पहले से ही 100 सीटों पर को ही टारगेट करके चल रही थी, उन्हीं सीटों पर कंसंट्रेट कर रही थी। अगर समाजवादी पार्टी से उसको 90 या 100 सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस तो जो जिस राह पर चल रही थी वही राह उसका। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कांग्रेस या भाजपा, मतलब हम 2 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, तो 2 राष्ट्रीय दल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों राष्ट्रीय दल में ये स्थिति हो गई है कि वो जो क्षेत्रीय दल हैं वो भारी पड़ रहे हैं इनके ऊपर, और इसी पर चुनाव होना है। तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा वहां पर कुछ मिलने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि गठबंधन के सहारे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जैसे बिहार में उसने किया। और गठबंधन तो खैर, गठबंधन की सरकार लगभग, हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में, लेकिन उनका भी एनडीए गठबंधन है, यूपीए इनका गठबंधन है, तो ये तो खैर चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस जो हमारे सामने जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ करना चाहती थी, कांग्रेस कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है नहीं। चल, शुक्रिया श्रीवास्तव जी आपका, रवि जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अरविंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के हालात पर आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो दोस्तों, सियासी दलों का एक दूसरे को शह और मात देने का खेल शुरू हो चुका है। इस खेल में नियम तो चुनाव आयोग के चलते, लेकिन मुख्य रेफरी की भूमिका जनता की रहेगी। आज भले ही समाजवादी पार्टी पिता और पुत्र के बीच वर्चस्व की लड़ाई में फंसी है, लेकिन घर की लड़ाई में आमने सामने ताल ठोकने वालों के बाहरी दुश्मन से एक होकर लड़ने की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह बीजेपी भले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजबूत विकल्प दिख रही है, लेकिन रैली और सभाओं में जुटने वाली भीड़ के वोटों में तब्दील होने में हमेशा संदेह रहा है। कांग्रेस की बात करें, वैसे भी वजूद की लड़ाई ही लड़ रही है। और अगर बात बीएसपी की करें तो बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग पिछले बार के लोकसभा चुनाव में फेल रही थी।
ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव खास से दिलचस्प रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।